हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चन जो आपको सीटेट में केवीएस में काम आएंगे। ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सीधी बात, नो बकवास। तो देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को भोजन के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त होगा? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाले भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह का भोजन देती है? क्या आपको भोजन में भिंडी अवश्य खानी चाहिए? उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें पशु खाते हैं। इसमें आंसर है हमारा, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है। अब देखिए, भिंडी अवश्य खानी चाहिए, इससे से भिंडी के बारे में पता चलेगा। और पशु जो खाते हैं उस सब एनिमल अलग अलग होते हैं, उनका फूड स्टाइल अलग अलग होता है, तो इससे भी हमें भोज्य पदार्थों की सूची नहीं मिलेगी। और क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह का भोजन देती है? ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन पहला है। क्यों? आपकी माँ आपको एक ही तरीके का खाना देती है? नहीं, तो क्यों नहीं देती है? वो विविधतापूर्ण खाना क्यों देती है? तो आप पहला और सेकेंड ऑप्शन को पूछेंगे तो भी है ना, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे ही। इसलिए आंसर होगा आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय पर केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत धारणाएं, शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके और रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, भोज्य अवयव के महत्व को समझने की शिक्षार्थी की क्षमता व उस पर लंबा निबंध लिखने की क्षमता, भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और पोस्टर का विश्लेषण करने की क्षमता। आपको क्या लगता है? चलिए इस क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं। भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और पोस्टर के लिए विश्लेषण क्षमता, और वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रही है, क्या सही है क्या गलत, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, कंप्लीटली नहीं। भोज्य अवयव के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक नंबर लिखने की क्षमता। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मूल्यांकन कर रही है तो बच्चे उसमें निबंध कैसे लिखना सीख पाएंगे, है कि नहीं? और थर्ड ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके व रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। आप खुद बताइए, आप कोई भी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो उसको यूज़ करके रोल प्ले कर पाएंगे कि प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करेंगे? नहीं ना। तो इसका सही आंसर होगा भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक व चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक नमक व चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकल जाता है, सूक्ष्मजीव कोशिकाओं को द्रव संकुचन हो जाता है। इसका आंसर है, खाद्य पदार्थों से पानी निकल जाता है। पहला है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है, तो उसकी सेल्स फट जाएगी सूक्ष्म माइक्रोऑर्गेनिज्म की। मतलब हम उसका वेट करें कि माइक्रोऑर्गेनिज्म आए और उसकी सेल फटे, ये नहीं होगा। आपने देखा होगा जब मम्मी लोग अचार बनाती है या कोई अचार बनाता है तो हम लोग पहले धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसमें नमक डाला जाता है। और यदि नमक ऐसे ही डाल देंगे उसमें तो पानी क्या होता है, उसका छोड़ देता है खाद्य पदार्थ, जो भी उसमें एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो निकल जाता है। तो नमक और चीनी क्या करते हैं, वो खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। अब एक्स्ट्रा पानी निकल गया तो ड्राई टाइप का हो गया, तो उसमें है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म इफेक्ट उतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रिजर्वेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों?
इससे शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायता मिलती है। हाँ, यही सही आंसर है। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी के टूट फूट को मरम्मत का काम करता है। प्रोटीन है ना, हमारे बॉडी पार्ट को बनाने में, ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी कारण बोला जाता है कि जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं और बच्चे लोगों के लिए प्रोटीन ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ तक कि एथलीट लोग भी प्रोटीन को लेते हैं। ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। ऊर्जा में तो सभी हेल्प करते हैं, लेकिन है ना, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट। यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। शरीर में स्फूर्ति बनाने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। ये आँखों को स्वस्थ बनाने का काम करता है। आँखों को स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है विटामिन ए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण, चीता, भालू, फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। देखिए, हिरण क्या होता है? शाकाहारी होता है। चीता क्या होता है? मांसाहारी। भालू सर्वाहारी। फीता कृमि परजीवी। आप तो इन सबको जानते होंगे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी किसे कहते हैं। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट रूप में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, उनके पार्ट्स को फूड के रूप में लेते हैं। मांसाहारी जो केवल ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो, जो कि है प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी, जैसे ह्यूमन। परजीवी दूसरे एनिमल को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करके उसका पोषण लेते हैं, उनको खाते नहीं हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट में उसको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासाइट भी कई टाइप के होते हैं, जिसकी हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में सिनेमा घर का टिकट दिखाने के उद्देश्य क्या है? बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए प्रेरित करना? नहीं, वो ऐसे ही बच्चे लोग बहुत फिल्म देख लेते हैं। बच्चों को वास्तविक जानकारी संतक्रिया करने का अवसर देना। अब देखिए, यहाँ पर सब ऑप्शन में दो ऑप्शन है, तो दो ही ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा सा सही लग रहा है क्वाइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के में अवलोकन की कुशलता का विकास करना। ये भी सही लग रहा है। बच्चों को सिनेमा घर की टिकट के मूल्य की जानकारी देना, ये भी सही लग रहा है। लेकिन हम चारों में अपन करेंगे इवोल्यूशन, तो आंसर सही होगा सेकेंड और थर्ड। क्यों? टिकट के मूल्य, अब हर जगह टिकट का वैल्यू अलग अलग होता है। टिकट के मूल्य की जानकारी देकर हम क्या उनको सिखा पाएंगे? कुछ भी नहीं। और सबका अलग अलग रेट होता है, इसी कारण ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सेकेंड और थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार का प्रमुख गुण होता है वृद्धों और बालकों की देखभाल करना। अब वृद्ध होंगे तो उसको एकल परिवार नहीं बोलेंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, बालकों का दूसरे पर आश्रित रहना। बालक एकल परिवार में भी आश्रित हो सकते हैं दूसरों पर, और संयुक्त परिवार में भी। स्टार्टिंग में जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं तो वह आश्रित ही होते हैं, तो ये आंसर भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास। जब एकल परिवार होगा तब उनको मोटिवेट किया जाता है हर छोटे फैसले में जो बच्चे ले सकते हैं, जो उनकी समझ होती है उसके हिसाब से उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो निर्णय लेना सीख पाए। इसलिए ये आंसर सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा, बालकों में परिवारों के सदस्यों के प्रति लगाव। अब परिवार में सिर्फ माँ बाप हैं तो लगाव तो होगा, लेकिन और सदस्य नहीं है एकल परिवार में, इसलिए ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बंद करना? नहीं, हम तो चाहते कि हमारा औद्योगिकरण अच्छा हो, साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। शुद्ध पेयजल आपूर्ति, पेयजल शुद्ध होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, हमको हवा भी शुद्ध चाहिए, सॉइल भी शुद्ध चाहिए, कई चीज़ हमको शुद्ध चाहिए। खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, सिर्फ खाद्य पदार्थों के उत्पादन से हो जाएगा क्या? और खाद्य पदार्थ सही प्रोडक्ट जैविक बन रहा है कि उसमें है ना प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे बना रहे वो भी फ़र्क पड़ता है उससे भी। ठीक है,
प्रिजर्वेटिव नहीं, खाद्य पदार्थों में खाद अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें कोई केमिकल यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, इस पर भी है ना डिपेंड करता है कि उत्पादन, मतलब खाद्य पदार्थ का प्रोडक्शन होना चाहिए, पर यही हमारा सिंगल एम नहीं है, साथ ही साथ उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी होनी चाहिए। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। प्राकृतिक संसाधन में हमारा सब आ जाएगा, एयर, वाटर, हमारा एनवायरनमेंट। तो हमारे पर्यावरण शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है, क्योंकि अच्छे शिक्षकों की कमी है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे शिक्षक मौजूद हैं। टेलीविज़न पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। टेलीविज़न पर जो कुछ देखा जाता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसमें चौथा आंसर भी हो सकता है, लेकिन है ना कुछ भी देखकर याद नहीं कराना, और याद को नेगेटिव वर्जन पे हम लोग लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा टेलीविज़न पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात पर ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता हो। अब देखिए इसमें ऑप्शन, ठीक है, उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे। बता देने से क्या हो, वो लोग सीख जाएंगे? नहीं, बच्चों को अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात क्यों ले जाया जाता है। नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें, नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने में किसको प्रस्तुत करें, और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने में बच्चों को सिर्फ इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, तभी ना हम लोग बच्चों को कुछ लर्न करा पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यह, वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए, तभी हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको वो ज़रूर यूज़फुल होंगे। तो बाय बाय दोस्तों।